के दिन का। लेकिन कल 9 मई बरोज़ मंगल इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हुई और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नैब रावलपिंडी ऑफ़िस के बाहर। नैब रावलपिंडी का ऑफ़िस इस्लामाबाद में है। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये जो रोड जा रहा है, ये जो रास्ते जा रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर बंद हैं। आपने देखा सामने पुलिस एहलकार मौजूद हैं। सामने जो है ये वाला जो है ये दफ्तर है, नैब रावलपिंडी का ये ऑफ़िस है। यहाँ पर इमरान खान साहब मौजूद हैं और कुछ स्पेकुलेशंस भी हैं। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब यहाँ पर नहीं है, उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत सी अफवाहें हैं, लेकिन जो लास्ट हमारी जब इमरान खान साहब को बहरहाल लाया यहीं पर गया था, ये बात हमें कंफर्म है। उसके बाद अगर कहीं ले जाया गया है तो ये बात भी सुबह वाज़ हो जाएगी जब इमरान खान साहब को अब से तकरीबन 6 घंटे बाद जो है वो पेश कर दिया जाएगा एहतसाब अदालत में। ये भी नहीं पता कि ये भी हो सकता है कि 8 साढ़े 8 बजे की बजाय जो है वो उससे लेट पेश किया जाए। कुछ और चीज़ें हैं, ये क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये भी आपको बता दूँ कि ये इस साइड पे ये मेलोडी फूड पार्क है, मेलोडी मार्केट है, और ये सामने आप इस्लामाबाद होटल देख रहे हैं। और ये रास्ता जो है ये जाता है अपारा की तरफ, और इस रास्ते पर लेफ़्ट साइड पर नैब रावलपिंडी का ऑफिस भी है और आगे जो है वो लाल मस्जिद भी है। तो यहाँ पर इमरान खान साहब को जो है वो लाया गया है। मैं आज की ये कल की यानी 9 मई की ज़रा सूरत हाल आपको बताता हूँ, क्योंकि इंटरनेट था नहीं, अभी भी नहीं है, और ट्विटर उस तरह से चल नहीं रहा। जहाँ पर घरों में जहाँ पर इंटरनेट लगा हुआ है वो तो चल रहे हैं एयरटेल या PTCL के, लेकिन जो डिवाइसेस हैं वो नहीं चल रही। मोबाइल के ऊपर इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा। कल क्या हुआ, कल हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। ये तो कल खदशात थे कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले अरशद शरीफ साहब का जो है अरशद शरीफ साहब जिनको शहीद कर दिया गया, उनका केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और हमारी ज़ाहिर एक कमिटमेंट है अरशद साहब के साथ कि हम हर उनकी हेयरिंग पे जाते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। और सॉरी, कल की हेयरिंग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ अहम चीज़ें जो है वो रखी जानी थी अरशद साहब की शहादत के हवाले से। तो इसलिए हम सब वहाँ पर थे। तो जैसे ही वो समाअत ख़त्म हुई और बाहर आए तो क्योंकि ज़ाहिर है ये तो था कि आज इमरान खान साहब को गिरफ़्तार ना कर लें, तो जब ये पता चला कि नहीं, इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटर हो गए हैं, जब ये पता चल गया कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटर हो गए हैं, तो फिर बड़ी क्लैरिटी थी कि अब इमरान खान गिरफ़्तार नहीं हो सकते अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटर हो गए हैं। यानी ये बिल्कुल किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इस तरह से इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से, बायोमेट्रिक रूम से इस तरह से जो है वो गिरफ़्तार कीजिएगा, किसी के वहमो गुमान में नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है आमिर फ़ारूक साहब के होते हुए इतनी जुर्रत भी मिली हुकूमत को, और आमिर फ़ारूक साहब ने भी भरपूर नज़र आया कि उन्होंने पूरा फैसिलिटेट किया। अब तो जो उन्होंने फैसला सुनाया उसके बाद, और इसलिए आमिर फ़ारूक साहब को ऐसे जुर्रत मिली। अगर अख्तर मिनल्ला साहब होते, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान को तो छोड़िए, पाकिस्तान के किसी गए गुजरे शहरी को भी, जिसको हम किसी खाते में नहीं लिखते, उसको भी कोई पाकिस्तान का इदारा, कोई महकमा जो है वो उस पाकिस्तान के शहरी को हाथ लगाता, ये मुमकिन नहीं था। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू आमिर फ़ारूक साहब कि उनकी की वजह से ये सारा कुछ जो है वो हुआ है, कितनी जुर्रत मिल गई, और फिर उन्होंने इस चीज़ को साबित भी किया अपने फ़ैसले के ज़रिए। अब हुआ ये कि जब ये पता चला कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटर हो गए, तो बात ख़त्म हो गई कि इंटर हो गए हैं, बात ख़त्म, पहुँच गए बाहर, इंटर हो गए, गेट पे पहुँच गए, इंटर हो रहे हैं, तो बात ख़त्म हो गई। इसी दौरान जैसे ही अरशद शरीफ साहब का केस ख़त्म हुआ है, तो अरशद शरीफ साहब का केस ख़त्म होते ही हम वहाँ से चले गए कोर्ट रूम नंबर 2 में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार का जो मामला है उस पर 3 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। मोहम्मद अली मज़हर साहब पहले 5 रुकनी बेंच में मौजूद थे जो अरशद साहब का केस सुन रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब, एजाजुल एहसन साहब, मज़हर अली अकबर नकवी साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, जमाल खान मुंतखिल साहब, ये 5 जजेज़ हैं। उसके बाद जैसे ही हम कोर्ट रूम नंबर 2 में चले गए, क्योंकि वहाँ पे ये पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का केस चल रहा था। तो अच्छा, अब हुआ ये कि जब वो केस वैसे ही इख्तितामी मराहिल में था, तो अचानक बाहर से एक अदालती एहलकार आया और उसने आके एक और अदालती एहलकार को बताया कि इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं। मैंने जैसे सुना तो मैं भाग के बाहर आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में मोबाइल जो है वो आपके पास नहीं होता। मैं बाहर आया, मैंने जैसे मोबाइल देखा और पूछा रिपोर्टर से, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इमरान खान जो है वो गिरफ्तार हो गए। तो मैं, हमारा रिपोर्टर्स रूम है, वहाँ तक आया, भाग के देखा कि टीवी चैनल्स पे चल रहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहाँ से मैं दोस्तों के साथ मैंने कहा जी फौरी तौर पे हम जो है वो चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ी सी टाइमिंग भी बताता चलूँ। 2:25 पे इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी कैसे हुई, इस हवाले से एक वीडियो मैंने मुसद्दिक भाई को कहा था लगा दें, पता नहीं अब उन्होंने पहले अपलोड कर दिया है या बाद में आप अपलोड करेंगे। उसमें आप देखेंगे मैंने दिखाया है कि इमरान खान साहब किस गेट से एंटर हुए थे, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो है कहाँ तक आए और कहाँ से गिरफ्तार हुए, कैसे उनको ले जाया गया, वो सारा उस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। और 3 ऐनी शाहिदीन की मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं। अच्छा, उसके बाद 2:25 इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। 2:34 पे आमिर फारूक साहब कोर्ट रूम में आ गए
اور عامر فاروق صاحب نے بڑے بڑے ریمارکس دیے، ایسا لگا کہ بس آج آسمان گرا دیں گے، آج پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میرا ایک اندازہ پھر غلط ہوا ہے، اور کورٹ رپورٹرز کے ساتھ میں نے بڑی وہاں پہ بحث کی، جو اسلام آباد کورٹ کو کور کرتے ہیں، وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں میری کیا رائے تھی اور ہوا کیا، وہ درست ثابت ہوا اور میں غلط ثابت ہوا۔ اچھا، 2:34 پہ عامر فاروق صاحب آئے، اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ وہ مکمل سماعت کا حوال میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ ایک نا یعنی سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد بھی اگر کبھی کوئی چیز یاد آئے گی یار اس سماعت میں کیا ہوا تھا، تو میں اپنے لیے بھی سمجھتا ہوں کہ ایک ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا۔ اور پھر ہوتا ہی ہے کہ ابھی تو میں مختصر پوائنٹ بتا رہا ہوں کیونکہ 2-3 گھنٹے بھی ریسٹ کر کے صبح دوبارہ جانا ہے عمران خان صاحب کو جو پیش کیا جانا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کو G11 جوڈیشل کمپلیکس میں ہی پیش کیا جاتا ہے یا کسی اور عمارت کو عدالت ڈکلیئر کر کے وہاں جج کو بٹھا کے اور عمران خان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا عمران خان کو آج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک پہلے F8 کچہری میں پیش کر دیا جائے جہاں پر ان کو فرد جرم کے لیے آج جو ہے وہ بلایا گیا ہے اس توشہ خانہ کیس میں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کو وہاں لے جایا جائے، ان پہ فرد جرم عائد کروائی جائے، پھر ان کو نیب عدالت میں 24 گھنٹے میں کیونکہ پیش کرنا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اچھا، ہوا یہ کہ عامر فاروق صاحب آئے، انہوں نے بڑے بڑے ریمارکس دیے، انہوں نے کہا جی یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، پرائم منسٹر کو طلب کر لوں گا، ہلا دوں گا، گرا دوں گا، بہت بڑے بڑے ان کے ریمارکس آئے۔ اور انہوں نے جناب کہا کہ میں 15 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، اور 15 منٹ کے اندر اندر جناب کہیں آئی جی کو اور سیکرٹری داخلہ کو کہ وہ پیش ہوں۔ 2:42 پر عامر فاروق صاحب نے 15 منٹ کا وقت دیا۔ اب 2:42 پہ جب یہ سماعت ملتوی ہوئی 15 منٹ کے لیے، تو 2:57 پر جو ہے وہ پیش ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ 3:38 پر عامر فاروق صاحب کمرہ عدالت میں آئے، 15 منٹ کا کہہ کر گئے تھے اور 3:38 پر آئے، یعنی تقریباً کوئی 41 منٹ لیٹ کمرہ عدالت میں آئے۔ اس وقت تک سیکرٹری داخلہ نہیں آئے تھے، پھر بڑی اچھا اس وقت پہلی جو جب سماعت ہوئی 2-4 منٹ کی، اس میں نہیں تھا کیونکہ اس وقت میں سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ جا رہا تھا، لیکن بعد میں تو ہم پہنچ گئے۔ پھر عامر فاروق صاحب نے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بڑے بڑے ریمارکس یہ وہ، لیکن تھوڑی دیر بعد صورتحال واضح ہونا شروع ہو گئی۔ مجھ پہ تو واضح نہیں ہوئی لیکن بہت سے لوگوں پر، کیونکہ 19 مرتبہ اس سماعت میں کہکا لگایا عامر فاروق صاحب نے، مسکراہٹیں تھیں ان کے چہرے پر، آن اے لائٹر نوٹ وہ کہتے تھے، کیونکہ ہم نے کہا کہ یار جس چیف جسٹس کی عدالت پر اتنا بڑا حملہ ہو جائے، جس چیف جسٹس کی عدالت سے اس طرح سے ایک پولیٹیکل لیڈر کو چھوڑ دیں عمران خان کو، کہ عمران خان اتنے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں، کوئی عام شہری بھی ہوتا ہے اس طرح سے گرفتار کیا جاتا، تو یہ تو رونے کا مقام ہے، یہ تو ٹکنے مارنے کا مقام ہے، یہ تو غصے کا مقام ہے۔ اور یہ بات فیصل چودھری نے کہی، انہوں نے کہا سر آج جو ہے، جب انہوں نے کہکا لگایا تو فیصل چودھری نے کہا کہ سر آج غصے کا دن ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جناب آئی جی نے آگے کہا جی مجھے میڈیا سے پتہ چلا عمران خان کی گرفتاری کا۔ اس دوران جو زخمی وکلا تھے وہ آئے، سب سے پہلے جو ہے وہ بیرسٹر گور نے بتایا، جن کی بڑی رسپیکٹ ہے جوڈیشری کے اندر، بڑی رسپیکٹ ہے۔ بیرسٹر گور نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جس طرح سے گرفتار کیا گیا، گالیاں دی گئیں، سر میں راڈ مارا گیا، جو ان کی زخمی ٹانگ ہے وہاں پر ٹھڈے مارے گئے، وہاں پہ لاتیں ماری گئیں، یہ ساری باتیں بیرسٹر گور صاحب نے بتائیں۔ علی بخاری صاحب بہت زخمی تھے، وہ انہوں نے بتایا، ایک ایمبولینس بلائی گئی ایک زخمی وکیل کے لیے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بتایا، یہ ساری باتیں بتائی گئیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بھی بتایا گیا کہ عدالتی اہلکاروں کو بھی مارا گیا ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ پولیس کو بھی مارا گیا ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ پیپر سپرے کیا گیا ہے۔ یہ بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے، جیسے آپ کسی کو غیرت دلا رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ بھائی، تمہارے ساتھ بہت غلط ہو گیا، یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ ہوتے رہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا وکلا نے، انہوں نے کہا یہ آپ پہ حملہ ہوا ہے، آپ کی عدالت پر حملہ ہوا ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا نے بھی کہا، اس نے کہا کہ آپ عمران خان کو پروڈیوس کرنے کا حکم دیں۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ مجھے 45 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے، میری وکالتی کریئر میں پہلا ہی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنے وکلا سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے جو عامر فاروق صاحب کے ہوتے ہوئے جرت ہوئی ہے اس حکومت کو، رانا ثناء اللہ کو۔ اچھا، اور پھر 4:18 پر سماعت میں وقفہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا جناب آدھا گھنٹہ میں دیتا ہوں، آدھے گھنٹے میں ڈی جی نیب اور اور نیب پراسیکیوٹر جو ہیں وہ دونوں پیش ہوں۔ اب یہ 40 منٹ کی سماعت تھی، 4:18 پہ سماعت میں بریک آ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تو میں آپ کو بالکل ایسے چند پوائنٹس بتا رہا ہوں، جب میں آپ کو پوری سماعت کا احوال بتاؤں گا کب کیا ہوا، تو آپ جب میری وہ سماعت کا احوال جہاں پہ میں کنکلوڈ کروں گا نا کہ 3-4 سماعتوں پہ یہ ہوا، تو آپ آخری لمحے تک اگر یہ فیصلہ نہ آیا ہوتا، تو جب میں وہ سماعت کا احوال آپ کو سارا بتاتا، تو آپ آخری لمحے پہ جا کے 1000 نہیں 1,00,000% آپ یہ کہتے کہ عامر فاروق صاحب اس عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے جا رہے ہیں، اتنا کیٹیگوریکل آپ کہتے۔ لیکن اب آپ نہیں کہہ سکیں گے، جب آپ شروع سے شاید انٹرسٹڈ بھی نہ ہو سننے میں، لیکن میں ضرور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھوں گا آپ کے سامنے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہوتا کیا رہا۔ اس کے بعد
5:54 पे समाअत दोबारा शुरू हुई, यानी 96 मिनट बाद। 30 मिनट का कहा गया था, लेकिन 96 मिनट बाद 66 मिनट की ताख़ीर से समाअत शुरू हुई। ख्वाजा हारिस साहब ने फिर दलाइल दिए। उन्होंने बताया नैब की बदनीयती के बारे में। उन्होंने बताया कि नैब का 30 अप्रैल को मैंने अखबार में बयान पढ़ा, जिन्होंने खुद एक सहाफ़ी को लीक किया कि हमने इमरान खान की इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है। फिर उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने बताया कि उन्होंने लेटर लिखा नैब को, उनको कहा कि भाई आप बताएं अगर आपने इसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया है, और अगर इनको इंक्वायरीज़ को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया है तो उसके लिए ज़रूरी था कि ये इमरान खान के वकला को, इमरान खान को रिपोर्ट भेजते, कॉल ऑफ नोटिस भेजते। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। ख्वाजा हारिस साहब ने तकरीबन 99% नहीं, 100% नहीं, 500% नहीं, 1000% इस्टेब्लिश कर दिया कि ये गैर कानूनी है, ये इमरान खान की गिरफ्तारी नैब की बदनीयती थी। और यहाँ तक इंकशाफ हो गया कि जहाँ से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया वहाँ पे नैब का ऑफिसर ही मौजूद नहीं था, आईओ मौजूद नहीं था। बहुत कुछ साबित हो गया। उसके बाद फैसला जनाब, अच्छा पहले आईजी ने कहा मुझे टीवी से पता चला कि इमरान खान गिरफ्तार हो गए। बाद में आकर उन्होंने जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने कहा जी मैं जिम्मेदार हूँ, नैब तो रेंजर्स जो है वो हमारे उस पर चलती है, हमें हमारे उसके ऊपर होती है। हम जो रेंजर्स को कहते हैं वो रेंजर्स वो करती है कि हमारे उनकी सर्विसेज हमारे सुपुर्द होती हैं, पुलिस के सुपुर्द होती हैं। उसके बाद 6:49 पर फैसला महफूज हो गया और 55 मिनट की ये समाअत थी। अच्छा, आमिर फारूक साहब ने फैसला जब महफूज किया उससे पहले नून लीग ने बता दिया था कि फैसला क्या आएगा। नून लीग ने जो बातें आज़म रज़ा तारा ने और नून लीग ने की वही फैसला आया, यानी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि कानूनी है ये वो। और उस वक्त तक जब नून लीग ये बात कर रही थी तो हम कह रहे थे यार ये नून लीग कैसे ये बात कर रही है, आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स कुछ और हैं, रियलिटी कुछ और है, हकायक कुछ और हैं, और नून लीग कह रही है कि जनाब ये कानूनी इमरान खान की गिरफ्तारी। हमने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता, नून लीग वालों के ना आज अंदाजे गलत हो जाएंगे, ये जो रसगुल्ले खा रहे हैं ये गलत साबित होंगे। लेकिन नून लीग ठीक साबित हुई, ये बात माननी चाहिए। नून लीग ने कहा वही फैसला आया, जो यानी उनका एनालिसिस था वही उसी तरह का फैसला आया। 9:56 पर जनाब आखिर 181 मिनट बाद फैसला जो है तकरीबन आया। और जो एक आमिर फारूक साहब के एसोसिएट हैं उनकी कोर्ट के, और उनके वो आए और उन्होंने आकर कहा, जैसे उन्होंने आकर कहा ना, जैसे वो आए अंदर तो सब भाग के उनकी तरफ गए कि जी फैसला, क्योंकि उनके हाथ में फैसला था तो सब भाग के गए। हाँ जी, जैसे ही उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया जाता है, शेम शेम के नारे शुरू हो गए। और मेरा ये ख्याल है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि किसी चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में उसके सुनाए गए फैसले पे इस तरह से शेम शेम के नारे लगे हैं। शेम शेम के नारे वहाँ पर लगने शुरू हो गए। वहाँ पे हर शख्स हैरान था, क्योंकि अंदाजे क्या लगाए जा रहे थे। मेरी क्या दोस्तों के साथ बात हो रही थी, दोस्त ये कह रहे थे, जितने कोर्ट रिपोर्टर्स थे जो आमिर फारूक साहब को कवर करते हैं, उन्होंने कहा जी आमिर फारूक साहब कहेंगे कि ये बड़ा गलत हुआ है, मैं कंटेम्प्ट के नोटिस करता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठोक दूंगा, तुन दूंगा, नहीं ये वो, इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन वो कहेंगे क्योंकि अब गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी ठीक नहीं हुई लेकिन हो गई है, तो चलें आप इसको ना कल आप कानून के मुताबिक पेश करें और ये करें। लेकिन किसी एक ने भी ये नहीं कहा था कि वो इस गिरफ्तारी को कानूनी करार देंगे। जिस तरह से अदालत पर हमला हुआ, शीशे तोड़े, कंप्यूटर तोड़े, अदालती एहलकारों पर तशद्दुद, पुलिस पर तशद्दुद, इमरान खान पर तशद्दुद, वकला पर तशद्दुद, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया जाएगा। और मैं इसी से कह रहा था, क्योंकि पता चला कि कुछ जजेस जो है वो आमिर फारूक साहब के पास गए हैं। मैंने कहा जी आमिर फारूक साहब का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो कोई उनके फैसले कोई ढके छुपे नहीं होते, सबको पता होता है कि उनका क्या मुमकिन तौर पर फैसला होगा। क्योंकि जजेस का एक होता है ना, जूरिस्प्रूडेंस होती है, उनके अदालती फैसले होते हैं, उनका एक मिजाज होता है, उनकी चीज़ें होती हैं, माजी के फैसलों से आप गैस कर लेते हैं यार ये जज ये फैसला देगा। लेकिन मैंने कहा यार ये जो 5-6 जजेस जो पता चला है कि वो गए हैं वहाँ पे आमिर फारूक साहब के पास, मैंने कहा यार उन्होंने जाके कहा होगा कि चीफ साहब ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मुझे उनकी वजह से था कि तो बहरहाल जनाब उन्होंने फैसला सुना दिया कि 16 मई तक समाअत मुलतवी। और उन्होंने कहा जी कानूनी है गिरफ्तारी, तो इन्हें अदालत के नोटिस से जारी कर रहा हूँ, IG को, सेक्रेटरी दाखिला को, और साथ वो FIRs वाला भी एक नामा शरामा हो गया। तो ये जनाब आज की सूरत हाल का, और 12 घंटे अब हो गए इमरान खान की गिरफ्तारी को। और इस वक्त हम मौजूद हैं नैब रावलपिंडी ऑफिस के बाहर। आज सुबह इमरान खान को पेश किया जाना है, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि लगता यही है कि इमरान खान को F8 कचहरी भी पेश किया जा सकता है तो शखाना केस में फ़र्द जुर्म के लिए। दूसरा इमरान खान का हो सकता है कि समाज जो है वो GI अमन में ना हो, कहीं और हो। लेकिन ये बहरहाल सुबह ही पता चलेगा। बाकी दिन भर क्या होता रहा वो आप सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। वैसे तो सोशल मीडिया तकरीबन बंद है, आधे मुल्क में बिजली बंद है, आज स्कूल बंद रहेंगे, आज यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी, आज मेट्रोज़ बंद रहेंगी। जो सूरत हाल है वो आप उससे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि हम तो कोर्ट रूम में थे तो वहाँ पे बिल्कुल इंटरनेट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बल्कि जब मैं वहाँ पे निकला और साथ एक होटल पर गए, वहाँ पर वाईफाई कनेक्ट किया तो वो पूरे दिन की जो ट्वीट्स नहीं हुई थी वो सारी सेंड हो गई। तो वो लोगों को कन्फ्यूजन हो गई कि ये क्या ट्वीट्स कर रहा हूँ मैं,
سماعت شروع ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر وہ میں نے سارے ڈیلیٹ کی اور 2 ٹویٹس کیے کہ وہ پہلے کے ٹویٹس تھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کال دے دی ہے احتجاج کی بھی، اور آج انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگ پہنچیں عمران خان کی پیشی کے موقع پہ بھی، اور بہرحال آج دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف جاتی ہے اور کب انٹرنیٹ کھلتا ہے۔ ابھی تو یہ ہے کہ جہاں پہ گھروں میں لگا ہوا ہے وہاں پہ تو چل رہا ہے، باقی انٹرنیٹ اور یہ سروسز جو ہیں وہ اس وقت نہیں چل رہی۔